ये इंदिरा के सर से प्रधानमंत्री का ताज लेकर चला गया था। दौर था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का और जगह थी बनारस। एक पहलवान था जिसने अंग्रेजों का जीना हराम कर रखा था। खौफजदा अंग्रेजों ने उस पहलवान को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5000 रुपयों का इनाम रख दिया था। वैसे एक बात बताएं, ये पहलवान असल में बनारस का राजा हुआ करता था। नाम वाला राजा नहीं, असल का राजा, माने बनारस के राजवंश से ताल्लुक रखता था और अपनी 800 एकड़ लंबी चौड़ी खेती गरीबों को मुफ्त में दान कर अखाड़े में पहलवानी, सड़कों पर आंदोलन और जेल में अनशन, इन्हीं 3 उद्देश्यों के सहारे अपनी जिंदगी काट रहा था। पहले आंदोलन और अनशनों का यह दौर अंग्रेजों के खिलाफ चला करता था। फिर मुल्क आजाद हुआ तो देश की तमाम हुकूमतों के हर छोटे बड़े निरंकुश फैसले के खिलाफ यही पहलवान सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज उठाते हुए आंदोलन पर आंदोलन करता रहता था। यकीन नहीं होगा आपको जानकर, इस एक पहलवान ने अपने 69 बरस के जीवन में कुल 80 दफा जेल यात्राएं की। इतनी दफा जेल तो महात्मा गांधी नहीं गए थे जितनी दफा जेल जनता के अधिकारों की मांगों को लेकर बारंबार यही बनारस का पहलवान जाया करता था। मगर अब हुकूमतों से तो बहुत लड़ाई लड़ ली थी पहलवान ने। अखाड़े में जिसे एक दफा चित्त कर दो उसे दोबारा चित्त करने में मजा नहीं आता है। तो हुकूमतों के निरंकुश फैसलों के खिलाफ तो खूब लड़ चुका था ये पहलवान, मगर अब दांव आजमाना था समाज की कुरीतियों के खिलाफ, और वो भी पाखंड के सबसे बड़े अखाड़े के बीच, यानी अपने घर बनारस के पंडों के बीच अंधविश्वास के सबसे बड़े मिथक को तोड़ने का संकल्प लिए हुए ये पहलवान एक दलित बच्चे को सुबह सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश दिलाने को लेकर कुछ यूं अड़ा कि काशी के तमाम पंडे एक हो चुके थे और उन सब के सामने ताल ठोकता यह पहलवान गंगा के घाट पर खड़ा था कि आज वो इस दलित बच्चे को बाबा विश्वनाथ का दर्शन करा के रहेगा। पंडों ने विरोध का हर हथकंडा आजमा लिया, लेकिन महीनों चले आंदोलन के बाद आखिरकार इस पहलवान ने एक दलित बच्चे को बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के भीतर प्रवेश कराकर ही दम लिया। जनता के बीच लोकप्रियता का आलम यह हो चला था 50 का दशक आते आते कि कांग्रेस संगठन के भीतर यह मांग उठने लगी कि क्यों ना इस पहलवान को कांग्रेस के भीतर शामिल कर चुनाव लड़वा दिया जाए। अच्छी खासी सीटें जीतने में सक्षम है ये पहलवान। कांग्रेस ने कई दफा प्रस्ताव भी भेजा, मगर पहलवान साहब के कुछ उसूल थे कि ये सियासत तो करेंगे मगर सियासत कभी भी सत्ताधारी दल के साथ नहीं करेंगे। इसीलिए जनाब ने कांग्रेस के धुर विरोधी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में चलने वाली सोशलिस्ट पार्टी का दामन थाम लिया। आंदोलनों और अनशनों का यह दौर इसी तरह अनवरत आने वाले कुछ बरस भी चलता रहा। इस दौरान जनाब ने कई चुनाव भी लड़ लिए, 3-4 चुनाव लड़ लिए और हर चुनाव में एक के बाद एक जबरदस्त करारी हारों का सामना भी किया। वो इस वजह से चूंकि जनाब को चस्का लगा था उन सीटों पर चुनाव लड़ने का जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब होता है पराजय, यानी कितना भी बड़ा नेता हो उसके खिलाफ जाकर ये महाशय पर्चा भराएंगे। एक दफा तो अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हुजूर ने हद पार कर दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ उनके गढ़ रायबरेली में गए पर्चा भराए। नहीं, ये 1971 वाला लोकसभा चुनाव था। देश भर में इंदिरा की आंधी चल रही थी और उस आंधी के बीच ये महोदय इंदिरा के गढ़ में इंदिरा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे थे, और ताल ही नहीं ठोक रहे थे, बाकायदा इंदिरा के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए रायबरेली की सड़कों पर खून पसीना एक कर दिया था इस आदमी ने। हालात ऐसे हो चले थे कि जो इंदिरा गांधी अपने रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में कभी चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आती थी, वो आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां करने पर मजबूर हो चुकी थी। अपना पूरा सियासी अमला रायबरेली में लगा दिया था ताकि कोई अनहोनी ना घटने पावे। खैर, चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे सामने आए। हुआ वही जो सभी कह रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1,18,910 वोटों से जीत दर्ज की, मगर हारा वो पहलवान भी नहीं था, क्योंकि पहलवान ने इंदिरा की इस जीत के खिलाफ
अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए रायबरेली के इस चुनाव में जीत दर्ज की है। आरोप इतने संगीन थे कि जज साहब ने सीधा सवाल दागा, अपने इस आरोपों के पीछे का तर्क बताइए। तो महोदय अपने तर्कों के पूरे तर्कश के साथ आए हुए थे। जज साहब के सामने लगे एक के बाद एक बाण छोड़ने। सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो यही छोड़ दिया कि इंदिरा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। कैसे? वो ऐसे कि 7 जनवरी और 19 जनवरी के रोज 7 जनवरी और 19 जनवरी के रोज प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी यशपाल कपूर ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए सड़कों पर घूम घूम कर प्रचार किया। और ये प्रचार करते वक्त वो सरकारी पद पर बने हुए थे। ऐसे में अपने कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी के जरिए अपना चुनाव प्रचार कराना शक्तियों के दुरुपयोग की श्रेणी में ही आता है। तर्क इतने वाजिब थे कि जज साहब ने मुकदमे का ट्रायल शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा चलने भी लगा, मगर अदालत की रफ्तार कछुए की चाल से भी धीमी। और इधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रचंड विजय का जश्न मनाया जा रहा था। ऐसे में इंदिरा के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहे इस मुकदमे की किसी को कोई खोज खबर ही ना रही। मुकदमा यूं ही अपनी रफ्तार पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा और फिर अचानक 8 मार्च 1975 के रोज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास पर धमकता है एक नोटिस। ये नोटिस इलाहाबाद उच्च न्यायालय का था, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने ऊपर दायर इस मुकदमे में गवाही देने के लिए अदालत में पेश होना पड़ेगा। नोटिस की यह खबर जो ही दिल्ली दरबार के तमाम नेताओं के कानों तलक पहुंची, मानो सियासत में भूचाल आ गया। माने देश का प्रधानमंत्री अब जज साहब के सामने कटघरे में खड़ा होकर अपनी निर्दोषिता की गवाही देगा। ऐसे मंजर की तो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, मगर यह सब कुछ हो रहा था उस एक पहलवान के द्वारा दायर किए गए इस मुकदमे के कारण। मगर अब उस पहलवान का कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। मामला अदालत में था, क्या ही कर लेंगे आप। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मजबूरन 18 मार्च 1975 के रोज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कमरा नंबर 10 में गवाही देने के लिए पहुंचना पड़ा। सुबह करीब 10 बजे थे। अदालत में इंदिरा दाखिल ही होने वाली थी कि जज साहब का एक और फरमान आ गया। जज साहब ने कहा कि यह अदालत मेरी है, यहां सबसे बड़ा पद मेरा है, इसीलिए प्रधानमंत्री अपने विशिष्ट सुरक्षा दस्ते अथवा अपने काफिले के साथ इस अदालत के भीतर प्रवेश ना करें। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बगैर किसी सुरक्षा दस्ते के, बगैर किसी काफिले के अकेले कमरे के भीतर दाखिल होती हैं, गवाही देती हैं। अगले रोज प्रधानमंत्री की फिर गवाही होती है। गवाही का यह प्रक्रम आने वाले 3 दिनों तक यूं ही अनवरत चलता रहा, जिस गवाही के बाद जज साहब ने इस मुकदमे का फैसला सुरक्षित रख लिया। और वो फैसला आता है तारीख 12 जून 1975 के रोज। 358 पन्नों के उस फैसले के भीतर जस्टिस झा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सांसदी निलंबित कर दी थी। यह फैसला कितना बड़ा था आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कोई भी नेता जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना रह सकता है। यानी यह फैसला सिर्फ और सिर्फ इंदिरा की सांसदी नहीं ले गया था, यह इंदिरा के सर से प्रधानमंत्री का ताज लेकर चला गया था। इंदिरा के मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और इसी फैसले से उद्विग्न, बेचैन, डरी हुई इंदिरा ने आधी रात संविधान के अनुच्छेद 35 का सहारा ले एक प्रपत्र तैयार कराया। उस प्रपत्र पर कैबिनेट की मंजूरी लिए बिना हस्ताक्षर कर उसे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास भेज दिया। और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बगैर यह जांचे कि इस प्रपत्र पर कैबिनेट की मंजूरी है अथवा नहीं, सीधा इंदिरा गांधी के हस्ताक्षर के बगल अपना हस्ताक्षर कर दिया। और वो हस्ताक्षर होते ही देश के भीतर आपातकाल लग गया। आपातकाल के भीतर इंदिरा तानाशाह हो चुकी थी और तानाशाही की पहली तस्वीर उसी पहलवान के घर से सामने आई, जब एक सोते हुए पहलवान को 8-10 पुलिस वाले पीटते हुए काल कोठरी के भीतर ठूंस देते हैं। अब इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में इतिहास है, मगर जो दास्तान इतिहास ना बन पाई, वो दास्तान इस आपातकाल के बाद भी बदस्तूर जारी रहने वाली थी।
यानी एक पहलवान और देश की प्रधानमंत्री के बीच का ये संघर्ष आपातकाल के बाद भी जारी रहने वाला था। तो चलिए चलते हैं कैलेंडर की उस तारीख के सामने जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लोकतंत्र की रिहाई का आदेश जारी होता है, लोकतंत्र की नए सिरे से रिहाई होती है, कारागार के कपाट खुलते हैं, नेता बाहर आते हैं, नए सिरे से लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन होता है, जिस जनता पार्टी के भीतर इस पहलवान को भी एक बेहद महत्वपूर्ण पद के साथ शामिल किया जाता है, ये कहते हुए कि इस पहलवान के भीतर देश की प्रधानमंत्री को मात देने की भी ताकत है। मगर किसी को भरोसा नहीं था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ दोबारा चुनाव लड़ने की हिमाकत भी ये पहलवान करेगा। मगर इस पहलवान ने पहले ही मन बना लिया था इतिहास बनाने का। 1977 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ उनके गढ़ रायबरेली के भीतर दोबारा यही पहलवान चुनाव लड़ता है और किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है तब जब इन चुनावों के नतीजे सामने आते हैं, जिन नतीजों में इसी पहलवान ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को धूल चटा दी थी। यही वो मोड़ था जिस मोड़ के बाद इंदिरा की राजनीति दोबारा कभी चमकी ही नहीं। तो क्या हुआ अगर 2 बरस के बाद इंदिरा की दोबारा सत्ता में वापसी हो गई? मगर इस देश का बच्चा बच्चा जानता था कि सत्ता में हुई वो वापसी इंदिरा के चेहरे पर नहीं आई थी, इंदिरा की लोकप्रियता पे नहीं आई थी, इंदिरा के नाम पर नहीं आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी की मेहनत पर आई थी। और ये राजनीतिक अवसान का वो दलदल था जिस दलदल से फिर इंदिरा वापस दोबारा कभी निकल ही ना पाई। और ये सब कुछ हुआ उसी पहलवान के एक मुकदमे की वजह से। आज की ये कहानी यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।